सोच के देखिए, 19वीं सदी का आखिरी दौर है और इंसानी दिमाग विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ज्यादातर वैज्ञानिकों के लिए तो ये बस एक उलझा हुआ घना जंगल था जिसका कोई और छोर नहीं। लेकिन एक शख्स था जिसने इस जंगल में कुछ ऐसा देखा जो कोई और देख ही नहीं पा रहा था। एक कलाकार जिसके हाथ में ब्रश की जगह एक माइक्रोस्कोप था। और ये है सैंटियागो रामोन ई काहाल। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, उनके अंदर एक कवि भी था। उन्होंने न्यूरॉन्स यानी हमारे दिमाग की कोशिकाओं को आत्मा की तितलियां कहा। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये कला भी थी। और सच पूछिए तो इसी नजरिए ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, उस जमाने में विज्ञान की दुनिया में एक ही थ्योरी का बोलबाला था, जालिकीय सिद्धांत या रेटिकुलर थ्योरी। और इसके सबसे बड़े पैरोकार थे इटली के एक बहुत ही सम्मानित वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी। उनका मानना था कि दिमाग एक लगातार फैला हुआ जाल है, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सब कुछ एक दूसरे में घुला मिला हुआ है। इस थियरी का मतलब ये था कि अगर दिमाग एक ही बड़ा नेटवर्क है तो सिग्नल कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे बिजली का ग्रिड होता है ना, कोई अलग हिस्से नहीं, कोई तय रास्ते नहीं, बस एक खुला हुआ हाईवे। उस वक्त की स्थापित सोच यही थी। और फिर एंट्री होती है चैलेंजर की, सैंटियागो रामोन ई काहाल। वो कोई नियमों में बंद कर चलने वाले इंसान नहीं थे। बचपन से ही कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता, जो खुद एक डॉक्टर थे, चाहते थे कि वो मेडिसिन पढ़ें। खैर, काहाल ने दोनों को मिला दिया। उन्होंने मेडिसिन में ही अपनी कला को ढूंढ निकाला। अब यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि काहाल ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी गोल्गी के ही टूल को उठाया और उसे और बेहतर बना दिया। गोल्गी का ब्लैक रिएक्शन स्टेन न्यूरॉन्स को रंगने का एक तरीका था। काहाल ने उसे और रिफाइन किया, और वो किसी ट्रेसिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो हज़ारों घंटे माइक्रोस्कोप में देखते और फिर जो भी देखते उसे हाथ से बनाते थे। कई अलग अलग स्लाइड्स की जानकारी को मिला के वो एक पूरी तस्वीर बनाते थे, एक ऐसी तस्वीर जो किसी एक माइक्रोस्कोप स्लाइड में दिख ही नहीं सकती थी। और यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। माइक्रोस्कोप के नीचे जहां गोल्गी और बाकी सबको बस एक उलझा हुआ जाल दिखता था, वहीं काहाल की कलाकार वाली आंख ने कुछ और देखा। उन्हें अलग अलग यूनिट्स दिखाई दी, अलग अलग पेड़। जंगल वही था, बस देखने का नजरिया बिल्कुल अलग। तो ये एक तरह से दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। गोल्गी का मानना था कि दिमाग एक लगातार चलने वाला नेटवर्क है, लेकिन काहाल का कहना था नहीं, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं। हाँ, वो एक दूसरे को छूती जरूर हैं, लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, और सिग्नल भी एक खास दिशा में ही बहता है। ये दिमाग के काम करने के तरीके को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और इसी सोच को नाम मिला न्यूरॉन सिद्धांत का। आज हम जो भी मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बारे में जानते हैं, उसकी नींव यही है। काहाल ने यह साबित किया कि हर न्यूरॉन अपने आप में एक पूरी इकाई है, एक बिल्कुल ऑटोनमस कैंटिन, जैसा कि वो खुद कहते थे। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक क्रांति थी। और काहाल ने अपनी कलात्मकता का इस्तेमाल कैसे किया, इसका सबसे शानदार उदाहरण सुनिए। उन्होंने न्यूरॉन्स के बीच के उस छोटे से कनेक्शन को क्या कहा, एक प्रोटोप्लाज्मिक चुंबन। मतलब कितनी खूबसूरत इमेज है। इससे सिर्फ ये नहीं पता चल रहा था कि वो अलग है, बल्कि ये उनके रिश्ते को एक जिंदा, डायनामिक तरीके से बता रहा था। इसी वजह से उनके विचार इतने ज्यादा असरदार हो गए। उन्होंने और भी बहुत कुछ देखा। इन छोटी छोटी कांटे जैसी चीजों को देखिए, इन्हें डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। गोल्गी समेत बाकी सबको लगता था कि ये बस कलर करने की प्रक्रिया में हुई कोई गड़बड़ी है, कोई गलती है। लेकिन काहाल ने जोर देकर कहा कि नहीं, ये असली हैं। और उन्होंने ये भी सही अंदाजा लगाया कि ये कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। काहाल का असर बहुत गहरा था। उन्हें आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस का पिता माना जाता है। उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी गोल्गी के साथ ही नोबेल पुरस्कार भी शेयर किया, जो यकीनन थोड़ा अजीब रहा होगा। इतना ही नहीं, उनकी ड्राइंग्स ने दाली और लॉर्का जैसे महान सरियलिस्ट कलाकारों को भी प्रेरणा दी। और उनकी किताब एक युवा अन्वेषक के लिए सलाह आज भी साइंटिस्ट पढ़ते हैं। उनके सलाह सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं थी, बल्कि सही माइंडसेट के बारे में भी थी। वो मानते थे कि लगन और इच्छा शक्ति टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। उनका मानना था कि अगर किसी का रवैया सही हो तो वो विज्ञान में जरूर कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। काहाल की ये पूरी न्यूरॉन थ्योरी, उनके वो प्रोटोप्लाज्मिक चुंबन, ये सब एक ऐसी चीज पर आधारित थे जिसे वो खुद साबित नहीं कर सकते थे। वो छोटा सा गैप,
वो खाली जगह उनके जमाने के माइक्रोस्कोप के लिए देख पाना नामुमकिन था। उन्होंने उसे महसूस किया, अपनी ड्राइंग्स में बनाया, लेकिन अपनी आंखों से सीधे नहीं देख पाए। तो सोचिए, दशकों तक न्यूरोसाइंस का पूरा फील्ड एक तरह से विश्वास पर चला। कहाल के चित्र इतने साफ, इतने लॉजिकल और इतने सुंदर थे कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी थ्योरी को मान लिया, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। कला ही विज्ञान का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। और ये इंतजार काफी लंबा था। कहाल ने अपनी थ्योरी पेश की, नोबेल पुरस्कार जीता और 1934 में उनका निधन भी हो गया। लेकिन वो छोटा सा गैप तब भी किसी ने नहीं देखा था। दुनिया को 1950 के दशक तक इंतजार करना पड़ा। और फिर आखिरकार आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वहां वो था। कहाल की मौत के दशकों बाद टेक्नोलॉजी ने उनकी कलात्मक दूरदर्शिता को पकड़ ही लिया। माइक्रोस्कोप्स ने उस असली फिजिकल गैप को दिखा दिया जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। वो बिल्कुल सही थे। जरा इस तुलना को देखिए। बाईं तरफ है वो जो कहाल ने सिर्फ अपने लॉजिक और इंट्यूशन के दम पर हाथ से बनाया था, और दाईं तरफ है वो जो टेक्नोलॉजी ने 50 साल बाद दिखाया। अलग कोशिकाएं, कन्फर्म्ड। बीच में गैप, कन्फर्म्ड। डेंड्राइटिक स्पाइन्स, वो भी कन्फर्म्ड। उनकी कला कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि हकीकत की भविष्यवाणी थी। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कहाल ने ये दिखाया कि कभी-कभी विज्ञान में सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको एक कलाकार की तरह सोचना पड़ता है। पैटर्न्स देखने होते हैं, टुकड़ों को जोड़ना होता है और उस खूबसूरती की कल्पना करनी होती है जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रही है।